नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अब आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजे और ख़ासकर मेरी तबीयत, मेरा हालचाल पूछा और अपने बेस्ट विशेस मुझे दिए, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं और बहुत इमोशनल भी हूं कि आप लोग इतना प्यार करते हैं और इतनी अच्छी बातें मेरे लिए सोचते हैं और लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और इसी ग्रेटफुलनेस के तहत जो है आज मैं आप लोगों को एक नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ। और वो स्टोरी क्राइम की तो है ज़रूर, लेकिन है बहुत दिलचस्प और वो ऐसी स्टोरी है कि आपको वो सुनकर हंसी आएगी। लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आइए पहले जो हमारी मेन स्टोरी है, लीड स्टोरी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं और इसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे आप लोगों के कमेंट्स की भी। तो आज मेरे हिसाब से एजेंडा ज़्यादा है, वक्त कम है, तो इसीलिए थोड़ा स्पीड में सारी बातचीत होगी, जल्दी जल्दी होगी। मुंबई में एक जगह है मानखुर्द, आप सभी लोग जानते हैं। इसी साल जून की बात है, 18 जून को मानखुर्द का रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर अचानक बीच रास्ते से गायब हो जाता है। वो मुंबई से पुणे के लिए निकला था और लगातार अपने घर वालों से मोबाइल फ़ोन पर बात करता हुआ चला जा रहा था। मतलब कुछ एक किलोमीटर गया, बातचीत कर ली, फिर थोड़ी देर गया, किसी रिश्तेदार का फ़ोन आ गया, बात कर ली, इस तरह से वो चला जा रहा था। लेकिन एकाएक उसका मोबाइल फ़ोन बीच रास्ते में स्विच ऑफ हो गया और ऑफ होने के बाद फिर घर वाले उसे ट्राई करते रहे और वो लोकेट नहीं हुआ। तो देखा जाए तो वो बीच रास्ते में कहीं गायब हो गया। कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ, ये एक बड़ी पहेली थी। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम था मोहम्मद सलीम अंसारी और उम्र थी 30 साल। तो सलीम जिस तरह से गायब हुआ वो एक मिस्ट्री था। सलीम के घर के लोग मानखुर्द पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और बताया कि इस तरह से टैक्सी लेकर निकले थे मुंबई से पुणे के लिए और बीच रास्ते में लापता हो गए। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, मानखुर्द पुलिस ने, और इस मामले की छानबीन जांच शुरू की गई। उधर मानखुर्द की पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। तब तक मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक जगह है पुणे के पास जिसका नाम है कामशित। तो इस कामशित पुलिस स्टेशन की हद में सड़क के किनारे एक्सप्रेसवे पर एक अनजान शख्स की लाश कामशित पुलिस को यानी पुणे पुलिस को बरामद हुई, पुणे पुलिस को मिली। लोगों ने जब वो लाश देखी तो उन्होंने पुणे पुलिस को इन्फॉर्म किया। लाश पर चाकुओं के निशान थे और काफ़ी सारा खून मौके पर मौजूद था, बहा हुआ था। तो ये सब देखकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया। आपको पता है चाकुओं के निशान हैं, इतना खून बह चुका है तो जाहिर है मामला कत्ल का होगा। लेकिन ये आदमी कौन था, इसकी पहचान पुणे की कामशित पुलिस को पता नहीं थी। तो जो पुणे की पुलिस है उसने इस डेड बॉडी की ढेर सारी तस्वीरें क्लिक की और पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, आसपास के जितने भी इलाके हैं हर जगह पुलिस ऑफिसर्स के ग्रुप में और अलग अलग पुलिस स्टेशंस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ग्रुप में उस तस्वीर को शेयर किया और ये अपील की कि इस आदमी को आइडेंटिफाई करने में, इसकी पहचान पता करने में हमारी मदद कीजिए। तो एक आदमी गायब हो गया, उसकी अलग जांच चल रही है। दूसरी तरफ लावारिस लाश मिली, उसकी अलग जांच चल रही है। ये दोनों जांच पैरेलल चल रही थी। इस बीच जो मानखुर्द की पुलिस है जिसके पास सलीम अंसारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, मानखुर्द पुलिस ने सलीम के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल यानी सीडीआर निकलवाई और सीडीआर निकलवा कर ये देखा कि मोबाइल फ़ोन लास्ट जो है वो कहाँ तक एक्टिव था और आखिरी बार उस मोबाइल फ़ोन पर किससे उसकी बातचीत हुई थी। ये सारी चीज़ें पुलिस जो है वो एग्जामिन कर रही थी। तो इस कड़ी में पुलिस को कुछ बातों का पता चला। एक बात तो पुलिस को ये पता चली कि ये जो सलीम अंसारी है ड्राइवर, ये मुंबई से पुणे के लिए 18 जून को वाकई निकला था क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन उसी रूट पर ट्रैवल करता हुआ दिख रहा था सीडीआर में, और पुणे के आसपास पहुंचकर ही जो है उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। ये भी एविडेंट था, यानी सीडीआर में इस बात की भी पुष्टि हो रही थी। साथ ही रही किससे आखिरी बार बातचीत हो रही थी, तो ज़्यादातर बातचीत उसकी आखिरी बार घर वालों के साथ ही हुई। लेकिन एक कॉल ऐसा भी था जो एक अजनबी नंबर से इस आदमी को, मोहम्मद सलीम अंसारी को किया गया था। घर वालों ने तो बताया कि हमारी बातचीत हो ही रही थी, घर वालों के नंबर वेरीफाई भी हो गए, लेकिन एक नंबर उसमें ऐसा था जिससे किसी अजनबी आदमी से मोहम्मद सलीम अंसारी की बात हो रही थी। अब पुलिस ने इस आदमी के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। ये नंबर किसका है पता करना शुरू किया तो पुलिस को उस आदमी की पहचान पता चली। ये नंबर जो है 20 साल के एक नौजवान आदित्य
वंधारे का था। और ये आदित्य वंधारे का जब पुलिस ने लोकेशन चेक किया, बातचीत तो हुई, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आदित्य वंधारे की मोबाइल फ़ोन की लोकेशन पुलिस ने चेक की तो पुलिस ने देखा कि आदित्य वंधारे का फ़ोन जो है इस वक्त पुणे में ही एक्टिव है। और पुलिस ने ये भी देखा उसके मोबाइल फ़ोन के बारे में और जानकारी जुटाकर कि वो जो है सलीम के साथ ही ट्रैवल कर रहा था उसी रूट पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि आदित्य वंधारे जो है वो आखिरी वक्त पर सलीम अंसारी के साथ था और सलीम अंसारी से उसकी बातचीत भी हुई थी। तो अब ये शक होने लगा कि क्या सलीम अंसारी की गुमशुदगी में ऐसा तो नहीं कि आदित्य वंधारे का हाथ है। ऐसा मानखुर्द की पुलिस, मुंबई की पुलिस सोच रही थी, लेकिन इस सच का पता लगाने के लिए उसे पुणे पहुंचना था, क्योंकि पुणे में ही लास्ट लोकेशन उस मोबाइल फ़ोन की मिली थी। तो अब मुंबई की मानखुर्द पुलिस जब पुणे पहुंची और इस लोकेशन के बारे में पता करते हुए पुणे पुलिस से बातचीत की, तो पुणे पुलिस ने ये बताया कि लोकेशन आप जहां बता रहे हैं कामशित, उस जगह पर जो है एक आदमी की डेड बॉडी 18 जून को मिली है। ये जानकारी पुणे पुलिस ने मुंबई पुलिस को दी, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है असल में जो आदमी गायब हुआ था मोहम्मद सलीम अंसारी, उसकी गुमशुदगी का पता करते हुए वहाँ पर पहुँची थी। तो ऐसे में उसकी गुमशुदगी का पता करने के लिए जो सवाल था कि एक आदमी गायब है, तो उसका जवाब पुणे में जाकर ये मिला कि एक डेड बॉडी यहाँ पुणे के पास ही कामशित में मिली थी, आप चाहे तो उस डेड बॉडी को देख सकते हैं। तो जो मुंबई की पुलिस थी उसने फिर वो सरकारी अस्पताल में जाकर जहाँ पर वो बॉडी रखी हुई थी वो बॉडी भी देखी और उसकी तस्वीरें भी मुंबई पुलिस ने अवेल की पुणे पुलिस के पास से। और ये तस्वीरें उसने मानखुर्द में जो मोहम्मद सलीम अंसारी के घर के लोग हैं उनको दिखाई। और जब घर वालों ने ये तस्वीर देखी तो उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा। वो बिल्कुल बदहवास हो गए, क्योंकि ये तस्वीर जो है मोहम्मद सलीम अंसारी की ही थी। 30 साल का वो फैमिली मैन, वो टैक्सी ड्राइवर जो बड़ी ईमानदारी से अपने घर के लिए रोज़ी कमाता था और किसी दूसरे लड़ाई झगड़े में, लफड़े में कभी वो शामिल नहीं रहा। लेकिन उसकी हत्या इस तरह से पुणे के पास किसने कर दी, क्यों कर दी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब जो मुंबई की पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, उधर पुणे की पुलिस मर्डर केस की जांच कर रही थी। इन दोनों पुलिस ने अब एक साथ मिलकर इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और इस कड़ी में वो जो आदमी एक पुलिस की रडार पर आया था मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और कॉल डिटेल के ज़रिए, आदित्य वंधारे, पुलिस ने उससे पूछताछ करने का फैसला किया। वंधारे पुलिस को पुणे में ही मिल गया और जब पुणे में मिल गया तो उससे पुलिस ने ये पूछा, उसको हिरासत में लिया और पूछा कि भाई ये मोहम्मद सलीम अंसारी का क्या मामला है और तुम्हारी उससे बातचीत हुई थी, उसकी अब हत्या हो गई है, क्या है, सच सच बताओ। वंधारे ने जो बात कही उसे सुनकर पुलिस भी थोड़ी देर के लिए चकरा गई। वंधारे का ये कहना था कि सलीम अंसारी उसका बहुत अच्छा दोस्त था और वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, और चूंकि वो मुंबई में एक काम शुरू करना चाहता था एज अ टैक्सी ड्राइवर, तो इसलिए उसे एक टैक्सी की, एक गाड़ी की दरकार थी। चूंकि सलीम ऑलरेडी टैक्सी ड्राइवर था, गाड़ी चलाया करता था, तो इसी सिलसिले में एक गाड़ी खरीदने के लिए या किराए पर लेने के लिए उसकी सलीम अंसारी से बातचीत हुई थी। ये बात आदित्य वंधारे ने कही और ये बात लॉजिकल भी लग रही थी कि हाँ ऐसा हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आदित्य वंधारे ही क्रिमिनल हो या उसी ने सलीम की जान ली हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वाकई वो दोस्त हो, क्योंकि जिस आदमी से वो अपनी दोस्ती की बात बता रहा था वो आदमी तो अब इस दुनिया में था नहीं ये बताने के लिए कि वाकई ये आदित्य वंधारे मेरा दोस्त है या नहीं। तो खैर वो मुंबई पुलिस की हिरासत में रहा और मुंबई पुलिस इस मामले को और गहराई से छानबीन करने में लगी। और इसी क्रम में मुंबई पुलिस ने यह तय किया कि मुंबई और पुणे के बीच में जो टोल नाके हैं, टोल बूथ हैं, उन टोल बूथ के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन कैमरों की जांच करके पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। और इस कोशिश में पुलिस ने जो भी टोल नाके पड़ते हैं मुंबई और पुणे के बीच में, उन टोल नाकों में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी फुटेज देखने की शुरुआत की। और इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी शॉकिंग, बहुत ही चौंकाने वाली इमेज या वीडियो वो पुलिस को नजर आई। पुलिस ने ये देखा कि सलीम अंसारी की जो कार है, यानी उसका जो टैक्सी है, वो टैक्सी पुणे के पास ही एक टोल नाके के पास एक ट्रक टो करके उस टैक्सी को ले जा रहा है। अब पुलिस ने जब ये तस्वीर देखी तो पुलिस ने थोड़ा जूम इन करके देखा
कि टैक्सी का नंबर वगैरह कंफर्म हो जाए। कंफर्म तो खैर पुलिस को पहले लग ही रहा था, लेकिन और इंश्योर करने के लिए जूम इन किया तो देखा कि हाँ वाकई ये सलीम अंसारी की टैक्सी है, और साथ ही टैक्सी पे किसी तरह का कोई डेंट, चोट, मतलब डेंट या एक्सीडेंट के कोई मार्क, या जिसे कहते हैं ना हिंदी में क्षतिग्रस्त हो जाना, इस तरह का कोई चीज़, डैमेज हो जाना, इस तरह का कोई एविडेंस उस टैक्सी पर दिख नहीं रहा था। अब सवाल ये था कि एक ठीक ठाक टैक्सी जिसे लेकर सलीम अंसारी निकला था, सलीम की हत्या हो गई, टैक्सी को एक ट्रक वाला टो करके ले जा रहा है, ये क्या मामला है, कैसे ये केस सॉल्व होगा? तो पुलिस, अब चूंकि तस्वीर दिख चुकी थी तो पुलिस ने उस ट्रक वाले को लोकेट किया, जो ट्रक वाला इस टैक्सी को टो करके ले जा रहा था, और उसे पुलिस ने पूछताछ करने का फैसला किया। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जो है ये बताया कि इस टैक्सी को टो करने के लिए उसे एक नौजवान ने कहा था, और ये बताया था कि ये टैक्सी उसकी है लेकिन ये ख़राब हो गई है और उसके पास अभी बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, तो उसे मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस टैक्सी को टो करके कम से कम पास के किसी गैरेज तक जहाँ पर ये रिपेयर हो सके वहाँ तक वो पहुँचा दे। ट्रक वाला पहले इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने बड़ी गुजारिश की तो ट्रक वाला तैयार हो गया और उसने इस टैक्सी को अब तक के हिसाब से तो फ्री में ही टो किया था, क्योंकि उसने ये बताया था कि कोई पैसे नहीं है, बाद में पैसे दे देगा। और इसी के साथ वो जो आदमी था, अजनबी आदमी, अजनबी नौजवान, उसने अपना मोबाइल नंबर भी दिया था। टैक्सी को टो करके पुणे के पास एक जगह है भोसारी, वहाँ पर एक गैरेज है, उस गैरेज में टो करके उस टैक्सी को उन्होंने छोड़ दिया था ट्रक वाले ने। अब पुलिस ने ट्रक वाले से पूछा कि अच्छा ठीक है, जिस आदमी ने इस टैक्सी को टो करवाया उसका मोबाइल नंबर हमें दो, बताओ। तो इसने जो मोबाइल नंबर दिया, और पुलिस ने जब अपने मोबाइल नंबर को जैसे ही डायल किया तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो उसी आदित्य वंधारे का ही नंबर है। वो आदित्य वंधारे जो सलीम का अच्छा दोस्त है, तो उसी ने ये टैक्सी टो करवाई है। लेकिन आदित्य ने ये बात इससे पहले पुलिस को नहीं बताई थी। उसने कहा था कि नहीं, मैं दोस्त हूँ, मैं इसी सिलसिले में बात कर रहा था, मैं और इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। तो उसने पूरी बात नहीं बताई थी। लेकिन टो करने वाले मामले में आदित्य का नाम फिर से सामने आया, क्योंकि ट्रक वाले ने उसी आदित्य का नंबर पुलिस वालों को शेयर किया। अब पुलिस जो है गैरेज पहुँची, और गैरेज वाले से पुलिस ने बातचीत की, और गैरेज वाले ने भी ये बताया कि उसे एक आदमी, एक नौजवान इस ट्रक के साथ ही आया था, जिसने अपना नंबर भी दिया है और उसका नाम आदित्य था, और उसने कहा था कि इस टैक्सी को ठीक करवाना है, वो आकर लेकर जाएगा। टैक्सी का जो क्लच प्लेट है, उस गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो जल चुकी है। तो ऐसे में ये बात और क्लियर हो गई कि ये आदित्य वंधारे ही था जिसने इस टैक्सी को गैरेज तक पहुंचाया था। ट्रक वाले ने भी इस बात की गवाही दी और गैरेज वाले ने भी इस बात की गवाही दी। लेकिन ये कहानी जो है अब तक आदित्य ने पुलिस को नहीं बताई थी। अब चूंकि झूठ बोला था और सच छिपाया था, तो पुलिस का शक तो उस पर पहले से ही था, अब वो शक और गहरा हो गया। अब पुलिस ने आदित्य के साथ जो है वो सख्ती की उससे, और कड़ाई से पूछताछ की। और जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने ये मान लिया कि मोहम्मद सलीम अंसारी जो टैक्सी ड्राइवर है वो कोई उसका दोस्त नहीं था, अजनबी टैक्सी ड्राइवर था, और उसने टैक्सी लूटने के इरादे से उसकी हत्या कर दी। ये दुखद कहानी थी, ये दुखद बात थी। लेकिन ये हत्या की कैसे, पूरी साजिश कैसे रची, और पकड़े जाने के पीछे और क्या वजह रही, तो वो सारी चीज़ें अब और क्लियर हुई जब इससे पूछताछ हुई। ये आदित्य वंधारे जो है वो बेसिकली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ही बीड का रहने वाला है। बीड एक जगह है, सॉरी, बीड का रहने वाला है, और वो स्कूल ड्रॉप आउट है। उसका ये सपना था कि वो मुंबई जाएगा, टैक्सी चलाएगा, किसी अच्छी अमीर लड़की से शादी करेगा और एक दिन अमीर आदमी बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद मुंबईया फिल्में ज़्यादा देख ली होंगी, उसका असर इसके दिमाग पर होगा। तो ये कुछ ऐसे ही ख्वाब लेकर मुंबई पहुंचा, और इसकी जेब में बमुश्किल 400 से 500 रुपये थे। अब इतने रुपयों में मुंबई में रहना, टैक्सी भी ले लेना, और टैक्सी भी किराए की नहीं चलाएगा, ख़रीद के चलाएगा या अपनी चलाएगा कह लें, और इसके आगे सपना जो है वो तो था ही, जो मैंने आपको बताया। तो इसने ये तय किया कि 400-500 रुपये से टैक्सी मैं ख़रीद तो पाऊंगा नहीं, तो क्यों नहीं टैक्सी मैं लूट ही लूँ। और इसी लूटपाट के इरादे से उसने बातचीत की मोहम्मद सलीम अंसारी से, मानखुर्द इलाके में, जो एक टैक्सी ड्राइवर था, और उससे बातचीत करने के बाद उसको 18 जून को पुणे चलने के लिए तैयार किया। तो सलीम ने कहा कि ठीक है, कुछ एडवांस दे दो। 16 तारीख को बातचीत हुई थी, 16 जून को। तो इसने एडवांस के तौर पर 16 जून को उसे 400 रुपये गूगल पे से पे किए,
और ये 400 रुपये गूगल पे से पे करना एक बहुत बड़ा एविडेंस इस बात का साबित हुआ कि उसने मोहम्मद सलीम अंसारी की टैक्सी बुक की थी। इसके अलावा टोल प्लाज़ा के पास जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें वो गाड़ी का नज़र आ जाना, वो भी इस बात का प्रमाण बना, क्योंकि उस गाड़ी को अल्टीमेटली ये जो आदित्य वंधारे है, इसी आदित्य वंधारे ने टो करवाया था और गैरेज तक पहुंचवाया था। वो इस बात का एक दूसरा प्रमाण या एविडेंस के तौर पर पुलिस के सामने आया। और अब जब इससे पूछताछ हो रही थी तो इसके पास अपना जुर्म कबूलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने ये बताया कि प्लानिंग ये थी कि वो पुणे तक जाएगा और बीच रास्ते में ही वो सलीम अंसारी की हत्या करके टैक्सी लूट करके फ़रार हो जाएगा। और इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। एक टोल नाके के पास थोड़ी दूर चलने के बाद जब वो टैक्सी ड्राइवर रुका और जब अपना जो नेचर्स कॉल जिसे हम कहते हैं, वॉशरूम जाने के लिए उसने एक आइसोलेटेड जगह पर, सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रुकी और फ्री मतलब जिसे कहते हैं ना फ्रेश होने के लिए गया। वहाँ से जब वो लौट कर आया तो ये जो आदित्य वंधारे है वो टैक्सी में पूरी तैयारी से बैठा था कि इस बार जब आएगा तो मैं हत्या कर दूंगा, और उसने हत्या कर दी। चाकू उसके पास था, पहले चाकू से उसके गले में 2 घातक वार किए और इससे पहले कि सलीम अंसारी संभल पाता, उसके एब्डोमिनल पार्ट में यानी पेट के निचले हिस्से में ताबड़तोड़ 2-3 और चाकू मारे। तेज़ धार बड़ा सा चाकू किसी आदमी को इस तरह के वाइटल पार्ट में अगर मारा जाए तो आप समझ सकते हैं उसकी हालत क्या हुई होगी। वो तड़प तड़प कर वहीं पर मौके पर ही एक्सप्रेसवे पर मर गया। सलीम अंसारी की लाश फेंकी और फिर टैक्सी को लेकर वो भागने लगा। लेकिन चूंकि उसे ठीक से गाड़ी भी चलानी नहीं आती थी, कार चलानी नहीं आती थी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ दूर जाने के बाद उसने क्लच प्लेट इतना दबाकर गाड़ी चलाया कि वो क्लच प्लेट जो है वो जल गया, और जल जाने की वजह से फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। ऐसे में फिर उसने एक टो ट्रक वाले से बातचीत की और उसको राज़ी किया कि ट्रक को, टैक्सी को वहाँ तक पहुँचाए, गैरेज तक। तो टो ट्रक वाले से जब बातचीत हुई तो पैसे तो थे नहीं, उससे वादा किया कि ये लो मेरा नंबर और मैं पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगा। गैरेज वाले से भी उसने यही बातचीत की थी। तो अब सारी कड़ियाँ, सारी चीज़ें जुड़ गई और इस तरह से चंद दिनों के अंदर मोहम्मद सलीम अंसारी का जो कातिल था आदित्य वंधारे, उसे मुंबई की मानखुर्द पुलिस ने पुणे पुलिस के साथ मिलकर पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और एक ऐसा आदमी जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई अदावत नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, उसकी हत्या एक सिर फिरे नौजवान ने कर दी, जो क्रिमिनल माइंडेड होने के साथ साथ बहुत बेवकूफ़ भी था, जिसने बेवजह, मैं कहूँगा, एक इंसान की जान ले ली। तो ये बड़ी दुखद कहानी थी, लेकिन कुदोस टू मुंबई पुलिस और पुणे पुलिस जिन्होंने इतनी शिद्दत से इस मामले की तफ्तीश की और गुनहगार को धर दबोचा। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब वो दूसरी कहानी जिसका मैं आप सबसे जिक्र करने का वादा कर रहा था, इस कहानी के किरदारों का मैं जिक्र नहीं करूंगा, आपको बस लोकेशन बता देता हूं। कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प ये है कि हरदोई के रहने वाले एक नौजवान की 2017 में शादी हुई उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली एक लड़की से। पता नहीं घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी या पति पत्नी के बीच में निभी नहीं, क्या हुआ ये नहीं पता। साल भर के अंदर वो जो लड़का था जिसकी शादी हुई थी, वो अपना घर, अपनी बीवी, सबको छोड़कर हरदोई से फरार हो गया, गायब हो गया। और बीवी जो है वो शादीशुदा होने के बावजूद एक तरह से देखा जाए तो बेवा की ज़िंदगी जीने लगी, क्योंकि पति जो है लापता हो गया। अब न तो उसका फ़ोन लग रहा था, न उससे कभी किसी की कोई बातचीत हो रही थी, वो बिल्कुल गायब हो गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, कई जगह ढूंढा, नाते रिश्तेदारों में पता किया, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी पता नहीं चला, पता नहीं बंदा कहाँ चला गया। अब सोचिए, वो लड़की जिसकी शादी हुई थी, उसके अपने सपने होंगे, महज 1 साल के अंदर उसके सपने ऐसे चकनाचूर हुए कि उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे। जीवन में आगे बढ़ना भी मुश्किल है। ये भी नहीं कि पति भाग गया तो तुरंत किसी और आदमी से शादी कर लें, ऐसा भी नहीं होता हमारे समाज में। तो वो लड़की बिल्कुल मझधार में फंस गई। लेकिन चलिए, ज़िंदगी चलती रही, 7 साल गुजर गए और अब कुछ दिन पहले इस मामले में हुआ ये कि वो जो लड़की है जिसकी शादी हुई थी, वो अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी। और जब वो रील देख रही थी
तो रील में एक महिला अपने पति के साथ बहुत रोमांटिक गाने जो है वो गा रही थी और इनैक्ट कर रही थी। आपको पता है इस तरह के रील अक्सर जो है वायरल होते हैं और महिलाएं, लड़कियां जो है रील्स बना बना कर फिल्मी गानों पर वो अपलोड किया करती हैं। तो ऐसा ही एक रील स्क्रॉल करते हुए उसकी आंखों के सामने से गुजरा, लेकिन ये जो महिला थी ये रील देखते हुए ये देखकर चौंक गई कि जो महिला रील में नज़र आ रही है, फिल्मी गाने गा रही है, उसके पीछे जो शख्स बैठा हुआ है जिसे वो अपना हीरो, अपना राजकुमार बता रही है, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका वही पति है जो 7 साल पहले गायब हो गया था। अब ये देखकर इसका दिमाग घूम गया, इसको लगा कि अरे ये कैसे हुआ। उसने फिर दूसरी और तीसरी रील भी चेक की। जब 2-3 रील चेक कर लिए तो इस बात का कंफर्म हो गया कि हाँ ये तो उसी का पति है। इसके बाद उसने फिर पुलिस को इन्फॉर्म की, अपने घर के सारे लोगों को बताया और जब ये सारी जानकारी दी तो फिर पुलिस सीन में आई और पुलिस ने अल्टीमेटली उस आदमी को धर दबोचा, पकड़ लिया। वो आदमी कहाँ से पकड़ा गया? वो पकड़ा गया पंजाब से। पंजाब में पिछले 7 सालों से वो दूसरी लड़की से शादी रचाकर अपनी अलग इत्मीनान की ज़िंदगी जी रहा था और इधर उसकी पहली बीवी जो है वो हरदोई में बेचारी हर रोज़ ऊपर वाले से दुआ मांग रही थी कि मेरा पति मुझे वापस मिल जाए जो 7 साल पहले गायब हो गया था। तो देखिए दुनिया में कैसे कैसे अजीबोगरीब नाटकबाज कलाकार किस्म के लोग हैं और उनकी पोल जब खुलती है तो ऐसे जगहसाई भी होती है और अब कानून के मुताबिक अब उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, क्योंकि एक बीवी के रहते हुए उसने दूसरी शादी कर ली, पहली बीवी का परमिशन भी नहीं लिया और ये ऑब्वियसली मैरिज एक्ट का उल्लंघन तो है ही। तो अब वो गिरफ्तार हो चुका है। तो पतिदेव जो है अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और वजह क्या बनी? दूसरी बीवी की रीलबाजी या रील बनाना। तो खैर ये थी दूसरी कहानी और चूंकि इस कहानी में कोई कत्लो गारत, खून खराबा वाली बात नहीं है, दिल टूटने वाली बात और तकलीफ तो ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से मियाँ आशिक या पतिदेव जो है पकड़े गए उसकी वजह से इस कहानी को हम दिलचस्प ज़रूर कह सकते हैं। और अब आइए इस पूरी पेशकश को ख़त्म करने से पहले आप लोगों के कुछ कमेंट्स लेते हैं। हमारे जो सीनियर कैमरा पर्सन है विनोद शिकारपुरी जी, वो पीछे कैमरे के आकर खड़े हो गए और वो इस बात का इशारा है कि शायद अब वक्त की थोड़ी कमी है। तो रणवीर कुहार साहब ने कमेंट किया है कि भाई साहब अपनी तबीयत का ख्याल रखना, आप रोज़ाना कहानी सुनाने आ जाना, आपकी और शम्स भाई साहब की कहानी सुने बिना दिल को सुकून नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। मे यू रिकवर द अर्लीस्ट। इन्होंने कलीम गफ्फार गाजी साहब ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। गौरव वत्स हैं, इन्होंने भी टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ इन्होंने लिखा है और नरेशन की तारीफ़ की है। गेट वेल सून इन्होंने लिखा है करण औलख जी ने, और देसी मुंडा, करण औलख देसी मुंडा, क्या बात है। अमित एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। और ऐसी कहानी से साबित हो गई कि ज़्यादातर औरतों के पेट में बात कोई नहीं रुकती। देखिए ये बड़ा जिसे कहते हैं ना सेक्सिस्ट कमेंट है, जिसे हम कहते हैं ना, इस कमेंट में बड़ा जेंडर बायस है कि औरतों के पेट में कोई बात हजम नहीं होती। ये आपका नज़रिया है और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस बात को मैं कम से कम एंडोर्स नहीं करता हूँ। ये मतलब ठीक है, एक कहावत तक तो सीमित है, चलता है। ये इनका कमेंट है अमित जी का। अनूप मरांडी साहब ने कमेंट किया है जोहार, ये लिख रहे हैं झारखंड से हैं, ऑब्वियसली सरनेम से ही मैं समझ गया था, बाकी जोहार लिखकर उन्होंने उस बात को कंफर्म कर दिया है। और झारखंड आ जाए एकदम ठीक हो जाएगा। अरे क्या बात है, अनूप मरांडी जी ने बड़ा इमोशनल टाइप का कमेंट लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जोहार भाई कुछ दिन के लिए अपने घर झारखंड आ जाइए, एकदम ठीक हो जाइएगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पता नहीं दोस्त कब आ पाऊँगा। एक बार इंसान जब इन चक्करों में फंस जाता है ना, रोज़ी रोटी, नौकरी और तमाम, तो मुझे लगता है कि आसानी से वो बाहर नहीं निकल पाता। श्वेता यादव ने कमेंट किया है, आप लास्ट टाइम कब हंसे थे, इन्होंने पूछा। देखिए आपका कमेंट पढ़ते हुए ही मैं हंस रहा हूँ, बेसिकली आपके कमेंट की वजह से नहीं, आपका कमेंट तो बहुत पॉजिटिव और अच्छा है। मैं हंस रहा था अनूप जी के कमेंट की वजह से कि वो मुझे घर बुला रहे थे, और वो कमेंट जो है मेरे लिए बहुत पॉजिटिव और अच्छा था। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। रवीश अंसारी साहब का कमेंट है, और इसके अलावा भास्कर अरगड़े साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं। प्रांजल का कमेंट है, जगदीश चांडेगरा जी का कमेंट है, रिकी सलारिया साहब हैं, शिवम और बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी कमेंट किया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक कमेंट इसमें यह भी है कि एक आदमी ने यह लिखा कि अरे आप इतने दिन आए नहीं, मुझे लगा कहीं आप मर तो नहीं गए। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।